हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे आंग्ल जर्मन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंग्ल जर्मन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा। 20वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी नाविक शक्ति था। उसकी सामुद्रिक शक्ति यूरोप के सभी देशों की सामुद्रिक शक्ति से अधिक थी और उसकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में उसका प्राधान्य बना रहे। मतलब इंग्लैंड चाहता था कि वह विश्व में सामुद्रिक शक्ति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बना रहे। अपने युग का सर्वश्रेष्ठ राजनेता बिस्मार्क ब्रिटेन की इस भावना को भली भांति समझता था और इसी कारण उसने जर्मन नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बिस्मार्क के पद त्याग के बाद सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने इस नीति को बदल दिया। वह विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करने के पक्ष में था, अतः इसके लिए उन्होंने जर्मन नौसेना का विकास करना आवश्यक समझा। अब हम देखेंगे आंग्ल जर्मन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। 1898 ईस्वी में जर्मन संसद ने प्रथम नौसैनिक विधेयक स्वीकृत किया। इस विधेयक द्वारा जर्मन सरकार को एक विशाल जहाजी बेड़ा तैयार करने की अनुमति मिल गई। यह अनुमान लगाया गया कि 1904 ईस्वी तक जर्मनी की नौसेना इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी राष्ट्र समुद्रों पर उसकी अवहेलना नहीं कर पाएगा। इसी बीच 1900 ईस्वी में जर्मन संसद ने द्वितीय नौसेना विधेयक को स्वीकार कर लिया। इस विधेयक का उद्देश्य जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति को दोगुना कर देना था। जर्मनी की इन नौसैनिक योजनाओं ने इंग्लैंड को सशंकित कर दिया। जर्मनी पहले से ही सबसे बड़ी स्थल शक्ति था, इसलिए इंग्लैंड ने इसे एक महान चुनौती समझा। अतः इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों और सैनिक विशेषज्ञों ने समाचार पत्रों में जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति पर रोक लगाने और इंग्लैंड की नाविक शक्ति को बढ़ाने की मांग की। इसी क्रम में ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख अधिकारी सर जॉन फिशर ने ब्रिटिश नौसेना की वृद्धि में प्रबल नीति का अवलंबन किया। अक्टूबर 1905 में उसने ड्रेडनॉट नामक एक नए किस्म का जहाज बनाना शुरू किया। ड्रेडनॉट ने पुराने तरीकों से बने सभी जहाज़ों को महत्वहीन बना दिया। इस प्रकार नाविक क्षेत्र में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच घोर प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। ब्रिटेन के नौसेना मंत्री आर्थर ली ने 1905 ईस्वी में एक घोषणा के द्वारा जर्मनी को धमकी दी, जिसकी तुरंत प्रतिक्रिया जर्मनी में तुरंत हुई और जर्मन नौसेना के प्रधान अधिकारी फॉन ट्रिप्टिस ने अपनी नाविक शक्ति में वृद्धि करने के लिए प्रतिवर्ष 6000 बड़े क्रूजर जहाज़ों को बनाने का निर्णय किया। इसके साथ ही ड्रेडनॉटों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में शुरू किया गया। लंदन स्थित जर्मन राजदूत ने बर्लिन सरकार को चेतावनी दी कि नाविक प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड में घोर जर्मन विरोधी भावना पैदा हो रही है और इसको सीमित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, वरना जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध सदा के लिए खराब हो जाएंगे। लेकिन सम्राट विलियम द्वितीय ने अपने राजदूत की इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ समझौता करना चाहा, अतः इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड अष्टम ने बर्लिन यात्रा की, जिसमें उनके साथ नौसेना प्रमुख लॉर्ड हार्डिंज भी गए। हार्डिंज ने सम्राट कैसर से वार्तालाप किया, परंतु कैसर ने तर्कों को दोहराया कि जर्मनी इंग्लैंड के समक्ष पहुंचने के लिए अपनी नौसेना का विकास नहीं कर रहा है। जब हार्डिंज ने कहा इस निर्माण कार्य को रोकना होगा या गति धीमी करनी होगी, तब कैसर ने जवाब दिया, तब हम युद्ध करेंगे, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय मर्यादा की बात है। जर्मनी के नए नौसैनिक विधेयक के प्रत्युत्तर में ब्रिटेन ने प्रतिवर्ष 6 ड्रेडनॉट बनाने का निश्चय किया, लेकिन जब यह पता चला कि 1912 ईस्वी तक जर्मनी के पास 25 ड्रेडनॉट हो जाएंगे, तो सारे देश में घबराहट फैल गई और एक विशाल जन प्रदर्शन द्वारा प्रतिवर्ष 8 ड्रेडनॉट बनाने की मांग की गई। जनमत के इस दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को प्रतिवर्ष 8 ड्रेडनॉट बनाने का निर्णय करना पड़ा। 1919 ईस्वी में वेथमान हॉलवे की नियुक्ति जर्मन के चांसलर पद पर हुई। वह ब्रिटेन के साथ समझौता करने के पक्ष में था। इसी उद्देश्य से उसने ब्रिटिश राजदूत गोर्चन से कुछ वार्ताएं भी की, लेकिन इसी बीच 1911 ईस्वी में अगादिर संकट पैदा हो गया, जिसके कारण ब्रिटेन और जर्मनी का संबंध और भी खराब हो गया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।